वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुबेस। तो आज जो है हम लोग समझेंगे एनर्जी चैप्टर, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से डिटेल में समझ में आए, ठीक है। जबकि डेफिनेशन तो सबकी होती है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को उस डेफिनेशन से उसका असली मीनिंग, मतलब वो डेफिनेशन बोलना क्या चाह रहा है या उसका मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to understand you people each and every topic in a detailed manner. Okay, so let's start the topic energy without wasting any time. तो energy मतलब क्या होता है? Energy means it is the ability to do work. Okay, it is the ability to do work. ठीक है। और अंडरस्टैंड, तो एनर्जी और वर्क जो है काफी एक दूसरे से काफी रिलेट होते हैं, तो दोनों भाई भाई जैसे हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जी समझने के लिए आपको पहले वर्क समझना पड़ेगा, तो वर्क को भी समझने के लिए आपको एनर्जी का इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आप दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो इसीलिए मैं दोनों को पैरेलली समझाते जाऊंगा। ओके, तो एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, मतलब आपका काम करने का क्षमता, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। अब वर्क क्या होता है? वर्क मीन्स, वर्क कैन बी डिफाइंड एज इट इज द transfer of energy by the force. Okay, so वर्क क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय फोर्स, मतलब फोर्स के जरिए जो आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो अपने से दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ काम करने के, कुछ मतलब इफेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप पेन को, मेरे हाथ में मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं फेंकूंगा तो मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं इस मार्कर को फेंकने के लिए, तो फेंकूंगा तो क्या होगा? तो ये जो मार्कर है यहां से कुछ दूर तक जाके ये गिरेगा, ठीक है। तो मैं फोर्स के जरिए मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? ओके, तो अभी वर्क को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में अगर समझे, वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क कैन बी डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ऑलराइट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट जो है वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है, और इसका यूनिट जूल भी होता है, जो कि एनर्जी का भी यूनिट है, ठीक है। जूल जो है एनर्जी का भी यूनिट है, ऑलराइट। तो या तो न्यूटन मीटर या तो जूल, दोनों में से कोई भी सही है, तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो या तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा, फर्स्ट इज न्यूटन मीटर, ओके, सेकेंड इज Joule, okay, and the third option is both 1 and 2, okay, both 1 and 2। तो सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों ही यूनिट है किसका? वर्क, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैथमेटिकल फॉर्म हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप लोगों को इसको चलिए एग्जाम्पल के दौर से समझते हैं कि एग्जाम्पल
जरिए समझते हैं कि ये एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आया कैसे फॉर्मूला। ठीक है, चलो जैसे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं, ठीक है, सपोज इफ आई टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑलराइट, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनलेस मतलब क्या? फ्रिक्शन मतलब ऐसा फोर्स जो दो सरफेसेस के बीच में होता है, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, फ्रिक्शन हमेशा उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करता है। ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है, अगर आप बैट से बॉल को मारोगे तो वो बॉल जो है फील्ड में गिरने के बाद वो कुछ दूर तक जाकर वो रुक जाता है। तो ये किसके कारण होता है पता है? ये फील्ड में जो ग्रास है और बॉल के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से बॉल जो है कुछ दूर तक रुक जाता है। तो दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो सरफेस है इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, ठीक है, इसमें अगर फोर्स लगाए, ठीक है, इसमें अगर ये फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये जो है इस तरफ मूव करेगा क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में ही अप्लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए पर है। ठीक है, पॉइंट ए से इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को बी तक डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां पर फोर्स कितना लग रहा है? मान लेते हैं फोर्स यहां पर लग रहा है F, और ये जो ऑब्जेक्ट है ए से लेके बी तक डिस्प्लेस हुआ, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लेते हैं A to B। ठीक है, लाइक सपोज लेट इट बी 10 मीटर्स। ठीक है, लाइक 10 मीटर्स, लेट इस टेक 10 मीटर्स। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स, force let it be like 20 न्यूटन, like 20 न्यूटन। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द फोर्स ओवर हियर? फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमें नजर आया है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर्स। ऑलराइट, तो ये टोटल वर्क डन कितना हो गया? 200 जूल। ऑलराइट, तो जितना इन दोनों में से देखिए, जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा, या तो जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपका वर्क डन होगा। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वर्क का भी वैल्यू उतना बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज नॉर्मली ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग काफी अच्छे से समझ गए हैं कि एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग समझ गए। तो और एक पार्ट जो है जिसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो है डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है। ठीक है, तो दोनों में देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी जमीन आसमान का अंतर है। मान लेते हैं जैसे कि दो पॉइंट है, ठीक है, these are the 2 points, that is point A और एंड पॉइंट B। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट A से लेके B में जाना है।
ठीक है, तो ये एक रैंडम डायरेक्शन से इसने इस पाथ को, मतलब ये जो डेस्टिनेशन है कहाँ उसको जाना है, बी में जाना है, तो ये जो पाथ है ये रैंडम डायरेक्शन में इसने कवर किया। तो ये जो रैंडम डायरेक्शन है इसमें डायरेक्शन तो है लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, इसमें कोई भी देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन इन डिस्टेंस, ओके। और देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन इन डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर, ठीक है। डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। अगर अच्छा, अभी हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट path between two points, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये जो रैंडम डायरेक्शन एक पर्टिकुलर मतलब पर्सन ने कवर किया ए से लेके बी तक जाने के लिए, तो इसको ये जो भी इंसान है ये इसको ऐसे भी कवर कर सकता है, ठीक है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये रहा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर्स ओनली, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को आइडिया हुआ होगा, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए तो फोर्स जब भी वर्क डन होता है तो फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टर्म यूज करते हैं, ना कि डिस्टेंस, ओके। वी डोंट यूज द टर्म डिस्टेंस, वी यूज द टर्म डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। तो अब आते हैं ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसमें वर्क डन मतलब काम करने के बाद भी वर्क डन 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या कंडीशंस है, चलिए देखते हैं। Okay, so the condition in which the work done is 0. Conditions in which the work done is 0. Okay, the condition in which work done is 0. तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे कि डिस्टेंस, जब भी हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं तो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे कि 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और एंड
जीरो भी होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव में वैल्यू आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है और जीरो में भी आ सकता है। तो अभी जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन आवर डिस्प्लेसमेंट गेट्स जीरो। तो फिर से जैसे कि 2 पॉइंट अगर दिया गया हो, आप ए से लेके आप बी में जाते हो, ठीक है, यू गो फ्रॉम ए टू बी, अगेन यू कम बैक फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, अगेन यू कम बैक फ्रॉम बी टू। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, you are moving to B, again you are getting back to the same place from where you have started। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यही रूल है, अगर आप वापस जाके उसी जगह पे आप अगर वापस आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा वापस आते हैं, क्या क्या कंडीशंस है जिसमें वर्क डन जीरो होता है। ओके, फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को जो है हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ एस लिखा है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन इज जीरो। दूसरा केस क्या होता है कि दूसरा केस क्या है, अगर मान लीजिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है दूसरे मतलब डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, नॉट इन द डायरेक्शन इन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वर्क डन जो है नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल जो है फ्रिक्शन का, आप मान लो आप वर्क मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m हो, आप तो फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर सरफेस रफ हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ओके, तो द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब अप्लाई होगा, तो ये क्या कर रहा है, आपके फोर्स में ये रुकावट डाल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका वर्क डन जो है नेगेटिव में हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज वन कंडीशन। एंड द नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन जिसमें वर्क डन हो, व्हेन there is no displacement। ऐसा वर्क जिस मतलब आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, आपको तो लग रहा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन कोई भी उसमें ऐसा काम जिसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नजर ना आए, तो उस तरीके के काम में भी वर्क डन क्या होता है, जीरो। जैसे कि आप अगर सोचो कि मैं दीवार में फोर्स लगाता हूँ, अरे भैया आप तो बाहुबली तो नहीं हो। ठीक है, ना आप बाहुबली हो, ना आप कोई WWE के बहुत बड़ा फाइटर हो। ठीक है, जिसे आप दीवार तोड़ दो अपने हाथों से या तो दीवार को खसका दो। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान से तो होगा नहीं। ठीक है, तो उस तरीके के वर्क में क्या
उसमें जिस वर्क में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नजर ना आए, तो ऐसा वर्क में क्या होगा, इन दिस ऑल्सो द वर्क डन इज जीरो। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस इन विच द वर्क डन इज जीरो एंड ऑल्सो द वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, तो जहां पर when there is a opposite movement, opposite displacement of the force, मतलब आप जिस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऑपोजिट में अगर दूसरा फोर्स एक्ट करे तो उसमें क्या होगा, आपका वर्क डन जीरो हो जाता है। तो ये बेसिक कंडीशंस है जिसमें हम लोगों को वर्क डन जीरो नजर आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द वर्क डन बाय ए मैन होल्डिंग ए सूटकेस कंसीडर्ड टू बी जीरो। तो इंसान जो सूटकेस पकड़ के खड़ा हुआ है उसका वर्क जीरो क्यों कंसीडर किया जाता है। चलो भैया, आप सूटकेस पकड़ के चुपचाप एक जगह खड़े हो, आपको लग रहा है इतना भारी भरकम चीज मैं उठा रहा हूं, वर्क तो कुछ होना चाहिए, ये तो आपको लगेगा, लेकिन वर्क डन जीरो है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आता है, इसी कारण ये वर्क डन जो है जीरो है। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए मैन पुशिंग ए बिल्डिंग विद ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। बाहुबली वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बाहुबली वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, इंसान जो है बिल्डिंग को ही मतलब पुश कर रहा है, इतने फोर्स से। यहाँ फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, 500 न्यूटन। ओके, तो यहां पर आप ही दिमाग लगाओ, तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन दिस केस इज टोटली जीरो, सो दैट इज व्हाई वर्क डन इज आल्सो जीरो। एज यू नो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पर कितना है, 500 न्यूटन, लेकिन इसमें एस का वैल्यू तो जीरो है, तो इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन अप्लाइज ए सर्टेन फोर्स in order to displace a box by 2 meter and the work done by him has been found to be 500 joule. Okay, what must have been the force applied by the man? तो यहाँ पर देखिए, एक इंसान ने एक काम किया है, ठीक है, जिसमें फोर्स लगाने के बाद उस बॉक्स को उसने कितने मीटर से डिस्प्लेस किया, 2 मीटर उन्होंने डिस्प्लेस किया है बॉक्स को। ठीक है, 2 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद वो कितना का वर्क डन किए हैं, ही हैज डन ए वर्क ऑफ 500 जूल। ठीक है, तो कितना का फोर्स उसने लगाया होगा जब जाके वो 500 जूल का वर्क हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन। ओके, तो गिवन is what, displacement कितना का होगा स्टूडेंट्स, s, that is 2 meters। ओके, और इसमें वर्क डन इज इक्वल टू कितना, 500 जूल। ओके, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड क्या, फोर्स। हमें यहां पर फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो यहां पर फोर्स कितना है, फोर्स है
वेरी सॉरी, यहाँ पर वर्क है 500, फोर्स तो हमको पता नहीं, जो कि हमें फाइंड करना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर्स। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 500/2, ओके, 500/2, तो ये आपका आ जाएगा 250 न्यूटन, ओके। सो 250 न्यूटन उसने फोर्स अप्लाई किया, तब जाकर कितना का वर्क डन हुआ, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड वर्क डन ऑफ 500 जूल, ओके। तो ये थे कुछ मजेदार क्वेश्चंस जो कि इस पार्ट से थे, जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी एंड इट्स टाइप। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझते हैं एनर्जी का टाइप्स, मतलब एनर्जी कितने टाइप्स में होता है, ठीक है। तो एनर्जी क्या है ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ ही गए हो, ठीक है। तो एनर्जी टाइप्स में अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, तो कई टाइप ऑफ एनर्जी है, ये लिस्ट खत्म नहीं होता है इतना जल्दी, हायर क्लासेस में आप जाओगे तो और भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये बेसिक टाइप्स आपको समझने का जरूरत है, ओके। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर देखें, मैकेनिकल, व्हाट यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है एनर्जी possessed by a body in the state of rest or motion, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो कौन सा एनर्जी पोजेस करता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी फिर कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है, 2 टाइप में, वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं 2 चीजों को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बाकी जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऑलराइट। तो वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अभी देखते हैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा डिटेल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। एनर्जी possessed by a body in the state of rest, ठीक है, ऑलराइट। और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच, ठीक है, अंडरस्टूड, वेयर एम जी एच, ऑलराइट। तो यहां पर m क्या है, m स्टैंड्स फॉर मास, ऑलराइट, एंड g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, okay, and h stands for height, ठीक
ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल में अगर हम जाए, ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है, देखिए मान लेते हैं ये एक नेल है, ठीक है, ये कील है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक वुड, नीचे एक वुड है और उसमें ये एक नेल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक हैमर है, ओके, दिस इज एन हैमर, ठीक है, तो हैमर को अगर नॉर्मली आप इसको ऐसे टेबल पे रखोगे, तब क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। अगर उस हैमर को लेके मैं कुछ हाइट तक रेस करूं, तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज इन अ पोजीशन सो दैट इट कैन प्रोड्यूस सम वर्क, मतलब वो इस पोजीशन में आ जाता है ताकि वो कुछ वर्क प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो जब इतने हाइट से मैं अगर रखूंगा सरफेस से, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अभी इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, तो फिर इसी हाइट से मैं अगर इस नेल के ऊपर मैं इस हैमर को अगर स्ट्राइक करूं, तो ये क्या करता है, क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये नेल को वो डाउनवर्ड फोर्स से, अपने फोर्स से ये पुश करेगा डाउन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी में, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो जब भी एक बॉडी मोशन में होता है, तो वो कौन सा एनर्जी पोजेस करता है, इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल एक बॉल जो स्टेशनरी, मतलब एक जगह पर रखा हो, कोई भी बॉल, क्रिकेट बॉल हो या जो भी बॉल हो, अगर आप उसको एक जगह रखते हो, उसमें पोटेंशियल तो है, ठीक है, पोटेंशियल है, मतलब कि उस बॉल को अगर हम उठा के फेंके तो वो मूव कर सकता है, ओके। तो यही मेरा कहने का मतलब था। तो जब बॉल को अगर हम फेंकते हैं, जब वो मूव करता है, जब वो मोशन में होता है, तो तब उसमें कौन सा एनर्जी प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी, ऑलराइट। तो मैं एक फनी सा बेस्ट एग्जांपल में अगर आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का आपको मैं अगर बताऊं, मान लीजिए आप और आपके दोस्त, आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, और आपके दोस्त बहुत आपसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है, तो मजाक करते करते आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपका वो जो गुस्सा है धीरे धीरे बढ़ते गया, ठीक है, तो ये जो गुस्सा आपका बढ़ रहा है, ये क्या है, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ऑलराइट। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आप अपना पोटेंशियल एनर्जी को किसमें ट्रांसफर किए, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब आप जो है एक झापड़ आप अपने दोस्त को खींच के लगाए, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी था, ये आप किसमें कन्वर्ट कर लिए, गुस्से के फॉर्म में आपने काइनेटिक एनर्जी में आपने कन्वर्ट कर लिए, एक तमाचा लगा के सॉलिड वाला, ठीक है। तो ये अक्सर होता रहता है दोस्तों के बीच, ऑलराइट। So this is the best example through which you can understand potential energy and kinetic energy in a detailed way, मतलब एक सिंपल भाषा में अगर समझो तो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम यहाँ देख लिए हैं,
ठीक है। यहाँ पर जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स द ग्रेविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो ग्रेविटेशनल पुल हमें मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, यहां पर m का मतलब हुआ आपका मास। ओके, मास, और v का मतलब हुआ वेलोसिटी। ठीक है, v का मतलब हुआ वेलोसिटी। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं दो गाड़ी है जो चल रही, ठीक है, दो गाड़ी है जो चल रही, तो जितना मान लेते हैं अगर दोनों का स्पीड अगर बराबर हो, ठीक है, लेकिन वजन मास में दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, तो जिसका ज्यादा मास होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि वेलोसिटी दोनों का सेम है लेकिन मास दोनों का अलग है, तो इसके कारण क्या होता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, तो जितना ज्यादा मास होगा तब भी आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी तब भी आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और यहां पर भी अगर आपका जितना ज्यादा हाइट होगा, जैसे कि हैमर को, कोई भी भारी चीज को मैं जितना ज्यादा हाइट से फेंकूं, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। मतलब जितना हाइट से मैं उसको रेस करूं, जितना ज्यादा हाइट से मैं उसको रेस करूंगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा ही हो जाएगा। जैसे कि इन दो मार्कर को अगर मैं देख लूं, इस मार्कर को अगर मैं यहां पर रखूं और इस मार्कर को मैं यहां पर रखूं, तो किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, इस मार्कर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो है इससे ज्यादा हाइट में है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स स्टूडेंट्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और बाकी जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से फिर बेहतर तरीके में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन मैनर या तो मेथड से अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपको अच्छा लगा बहुत, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड स्टडी वेल। बाय।